ये बताइए कि देश के गरीबों के घर का दिया बुझा कर अयोध्या में दिया जलवा रहे हो, तुमसे बड़ा नालायक कौन है निकम्मा। जो प्रधानमंत्री होने का खुद लायक नहीं है, ही इज गोना टेल भगवान राम आ रहे हैं, तो इट मीन्स प्रभु राम के ऊपर ये है। भक्तों को तो इनको पकड़ के पूछना चाहिए, झंझोड़ना चाहिए कि दिमाग है, बुद्धि से पैदल हो या भोखला गए हो, क्योंकि अडानी अंबानी ने इतना पैसा दे दिया है कि आप भूल चुके हो कि आप इंसान हो। वो इंसान जो देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा, उसकी गरिमा नहीं रख रहा, उसको ये नहीं पता कि आप यू गॉट टू सी अखंड भारत कहाँ है। कॉलर पकड़ के सवाल पूछना है और उस अपराधी को बोलना है कि तुम सबसे बड़े इस देश के अपराधी हो, झोला उठाओ और भागो वहां। कि यूनिवर्सिटी का भगवाकरण नहीं होने दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को नीला किया जाएगा, जो बाबा साहब का रंग था किया, बर्बाद करके रख दिया आरएसएस ने हमारी यूनिवर्सिटी को, संघियों ने। दो तरीके के कानून चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और इस सरकार के राज में। नए साल की शुरुआत हो गई है। आज 1 जनवरी 2024 है। 2023 से ही डॉक्टर रितु आंदोलन कर रही हैं। आंदोलन के आज 127 दिन पूरे हो गए, लेकिन डॉक्टर रितु को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया। जो आरोपी, जो एक्यूज्ड है, वो फिलहाल विदेश में है और तमाम तस्वीरें सामने आ रही, इसमें दिखाई दे रहा है कि जा कर के वहाँ पर वो खुशियाँ मना रही हैं, मौज कर रही हैं। मेरे साथ खुद डॉक्टर रितु हैं। 127 दिन पूरे हो गए, आज 1 जनवरी 2024 है। नए साल की शुरुआत हो गई, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा इंसाफ। हमारे अंदर इतनी ताकत भी है। और आपने कहा 127 दिन आज पूरे हो गए, वाकई में 127 दिन पूरे हो गए। हिम्मत और हौसला बहुत बड़ी चीज़ है। शायद जब तक प्रोटेस्ट नहीं लगाया था तब तक हमें पता नहीं था कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। और जब प्रोटेस्ट लगाया समझ में आया कि ये सच में दरिंदे हैं, इनके अंदर सच में, मतलब हमें लगता था कि यार आप बैठोगे, आपकी सुनी जाएगी और आपको देखा जाएगा आपका संघर्ष कितना सच्चा है, लेकिन ये सच में अंधे गूंगे बहरे, ये सच में है। और अब हमें समझ आ गया कि हमें कैसे अपने जो हमने मुहिम उठाई है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। और हमें तो ये भी पता चला, हम तो बेवकूफ़ थे 127 दिन से यहाँ पे बैठे, हमें तो ये पता चला कि अंदर यूनिवर्सिटी में तो कोई है ही नहीं, ना वाइस चांसलर है, ना रजिस्ट्रार है, ना डीन ऑफ कॉलेज, वो तो खाली पड़ा ऑफिस। इसीलिए आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ से करी, उसमें मंजीत जी भी थे, प्रोफेसर रतनलाल साहब भी थे, उसमें प्राचा साहब भी थे। हमने एक निर्णय लिया यूनानिमस, और भी बहुत लोग थे जो आ नहीं पाए, लेकिन सबने सपोर्ट किया इस कॉज को। यूनानिमसली डिसीजन लिया कि यूनिवर्सिटी तो आवारा पड़ी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे कोई है ही नहीं। इसीलिए हम ठीक अब से 15 दिन के बाद 15 तारीख को, 15 जनवरी को यहाँ पे यूनिवर्सिटी को ताला लगा दिया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई नहीं। तो हमने ये आज ऐलान कर दिया और ताला लगाएंगे, फिर हम बताएंगे आपको कि देखो जस्टिस कैसे मिलता है। 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे आप लोग? काहे की दीपावली? मोदी जी ने कहा है, परसों बयान उनका आया कि 22 जनवरी को सभी लोग अपने घरों पर दिए जलाएं, खुशियाँ मनाएं, क्योंकि भगवान राम तो अब टेंट से उठ करके पक्के मकान में चले गए हैं। अच्छा, ये खुद भगवान है जो ये बात बता रहे हैं? इनको भगवान राम बता के जाएंगे? मतलब ये अपने आप को आज भगवान से ऊपर बता रहे हैं। मतलब दिस एक, मैं क्या कहती हूँ, एक अद्भुत सा क्रिएचर जो प्रधानमंत्री होने का खुद लायक नहीं है, ना ही इज गोना टेल भगवान राम आ रहे हैं, तो इट मीन्स प्रभु राम के ऊपर ये है। भक्तों को तो इनको पकड़ के पूछना चाहिए, झंझोड़ना चाहिए कि दिमाग है, बुद्धि से पैदल हो या भोखला गए हो, क्योंकि अडानी अंबानी ने इतना पैसा दे दिया है कि आप भूल चुके हो कि आप इंसान हो। मतलब जिसके पास ये आ जाता है वो तो वैसे ही अपने को इंसान नहीं समझता, और ये इंसान भूल चुका है। तो भगवान राम, ये ही इज सो स्पेशल कि भगवान राम इसको बताएंगे कि कहाँ पे आप दिए विए जलाओ। अब ये भगवान राम को ला रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं। मतलब ही इज प्रिटेंडिंग दैट। नहीं दिए जलाएंगे क्या 22 तारीख को? बिल्कुल भी नहीं जलाऊंगी। मैं क्यों दिए जलाऊंगी? देशवासी हैं आप, मोदी जी ने सबसे अपील किया, आह्वान किया है। मैं 26 नवंबर को दिए जलाऊंगा ना, जिस दिन संविधान दिवस है, जिस दिन संविधान बनता है, जिसने हर नागरिक को अधिकार दिए, जिसने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया, तो मैं उस दिन दिए जलाऊंगी। मेरे लिए जब विश्वविद्यालय बनेंगे तो मैं दिए जलाऊंगी, यूनिवर्सिटीज बनेंगे तो दिए जलाऊंगी। जब मेरे लिए हर गरीब इंसान जो सड़क पे बैठा है, जो उसी मंदिर के बाहर भीख मांगता है, उसी मंदिर के बाद दिया जब जलाते हो तो दिए का तेल निचोड़ के घर जाता है और उसके घर पे खाना बनता है उस तेल से, मैं उस दिन दिए जलाऊंगा ना, जिस दिन हर गरीब के पेट में खाना होगा। मेरे लिए वो है, जिस दिन हर गरीब को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, हर गरीब को समानता का अधिकार मिलेगा, मैं उस दिन दिए जलाऊंगी। जिस दिन देश भुखमरी की कदार से बाहर आ जाएगा, मैं उस दिन दिए जलाऊंगी। मैं इस दिन दिए नहीं जलाऊंगी कि जिस दिन एक मतलब इंसान को प्रमोट किया जाएगा और उस इंसान, वो इंसान जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा, उसकी गरिमा नहीं रख रहा, उसको ये नहीं पता कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो। आप एक पक्ष के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप एक वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं हो, आप पक्षपात नहीं कर सकते। यू हैव टू बी सेक्युलर, यू नीड टू अंडरस्टैंड धर्मनिरपेक्षता ऑफ भारत के संविधान। सो आपको सबकी बात करनी है। आर्टिकल 1 अखंड भारत, यू गॉट टू सी अखंड भारत कहाँ है। आपको सबके लिए सेलिब्रेट करना है। आप तो तब सेलिब्रेट करो ना, तब दिए जलाओ जब आप निकलते हो तो फुटपाथ पे देखते हो गरीब बच्चे सर्दी की ठंड में बिना चप्पल के घूम रहे होते हैं, तो मैं दिए जलाऊंगी कि मेरे भारत में वो लोग भी हैं कि जिनको एक
पेट एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता भर पेट, मैं तब दिए जलाऊंगी ना कि जब उनको खाना मिलेगा। मैं तब दिए जलाऊंगी। दलित आदिवासी बच्चे न्याय की मांग कर रहे हैं और एक विचारधारा के लोगों को दिल्ली विश्वविद्यालय में मूर्खों की जमात पैदा कर करके भर्ती की जा रही है, और जो अम्बेडकर की, परियार की, फूले की बात करते हैं उनको निकाला जा रहा है। मैं तब उनको निकाला जा रहा है जब उनको इंसाफ मिलेगा, मैं तब दिए जलाऊंगी। मैं तब दिए जलाऊंगी जब हसदेव गांव में 20,000 से ज्यादा आदिवासियों को बेघर किया जा रहा है, 50,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए, उनके जल जंगल जमीन की बात आ रही है। मैं तब दिए जलाऊंगी जब उनको नहीं निकाला जाएगा और वो जमीनें अदानी को नहीं दिए जलाएंगी। मेरा देश लुट रहा है, मेरा मुल्क लुट रहा है, और मैं दिए जलाऊं, मैं सेलिब्रेट करूं, किस लिए? हमारे देश का वो हाल हो चुका है कि युवा को पता नहीं है कि अगला फ्यूचर क्या है। अग्निवीर जैसी स्कीमें लाई जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया जा रहा है ताकि शिक्षा को प्राइवेट धंधा बनाया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स आए इसमें और लोग इसको भी, यूनिवर्सिटी उसको बेचें, 6-6 महीने की डिग्री 6-6 लाखों में बिके। ये मैं दिए जलाऊंगी इस चीज़ को लेके कि जहाँ पे दलित आदिवासी बच्चे आके पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, मेरे को दिए जलाने हैं कि मेरे को कॉलर पकड़ के सवाल पूछना है और उस अपराधी को बोलना है कि तुम सबसे बड़े इस देश के अपराधी हो, झोला उठाओ और भागो। वहां टिकट लो, अदानी को बोलो अपनी टिकट करवाए तुम्हारी और भागो यहाँ से, इस देश से निकलो। हमें अपना देश बचाना है, हमें अपना मुल्क बचाना है। ये हमारे बाबा साहेब का बनाया हुआ देश है, ये भारत हमारा है। हमने गर्मी काट दिया, बरसात काट दिया, ठंड की शुरुआत ही नहीं बल्कि कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। 4.25 महीने का वक्त गुजर गया। सवाल है कि आपके घर में इस आंदोलन में तेल कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कौन सा सवाल? तेल कहाँ से आ रहा है? तेल कहाँ से आ रहा है सवाल है। मेरा समाज इतना भी गया गुजरा नहीं है कि एक बच्ची अगर पूरे समाज के न्याय के लिए बैठी उसे खिला ना सके। मेरी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है। अगर मेरी ख्वाहिशें होती, अगर मुझे कुछ करना ही होता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, तो मैं नौकरी पे होती। मेरी 1 लाख प्लस तनख्वाह है जिसको मैंने ठोकर मार के मैं यहाँ बैठी हूँ। आए दिन मेरे पास ईमेल्स आते हैं कि आप नौकरी पे आओ, मैं जाती। यहाँ दलाल आते हैं कि हम सेटिंग करवा देंगे, यहाँ करवा देंगे, वहाँ करवा देंगे। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो मैं अंदर होती नौकरी के और पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अच्छा, इस आंदोलन से फर्क पड़ रहा है उनके ऊपर? बिल्कुल पड़ रहा है। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा फर्क मेरे समाज पे पड़ रहा है। जागरूकता आ रही है, दिख रहा है कि कैसे लूटमार हो रही है हमारे साथ। आपके लिए विश्वविद्यालयों के दरवाजे बंद हो रहे हैं, और अगर आपने शिक्षा को नहीं बचाया तो देश नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आज देहात में बैठा हुआ, गांव में बैठे हुए दलित आदिवासी से झगड़ा नहीं है इनका, उससे खतरा नहीं है इनको हम जैसे लोग जो शिक्षा प्राप्त करके विश्वविद्यालय में आए हैं और जो पढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अम्बेडकर की विचारधारा, परियार फूले की विचारधारा घर घर पहुंचा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं आओ, निकलो घरों मकानों से, आप यहाँ पे आओ, बैठो, जंग सड़क से लड़ो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। हम जैसे लोगों से खतरा है। और ये जागरूकता जो आ रही है, ये आंदोलन वो चेंज ला रहा है। ये आंदोलन समाज को एक कर रहा है। ये आंदोलन बता रहा है कि अगर आप सड़कों पर नहीं आए, संसद दबा रहा है, संसद में जो विपक्ष है उसको सस्पेंड कर दिया गया ताकि वो 3 बिल पारित हो जाएं, तो आपके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। संविधान की किताब को खत्म नहीं करना है इन्होंने। संविधान की किताब एक दिखावा रखेंगे आपके सामने, एक एक धारा, एक एक सेक्शंस, एक एक आर्टिकल खत्म कर देंगे अंदर से। आपके पास रहेगा क्या? अगर SC ST एक्ट का भाई साहब बचा होता ना, इम्प्लीमेंट हो रहा होता, तो डॉक्टर रितु सिंह आज यहाँ पे नहीं होती और वो विदेश ना घूम रही होती, वो जेल के अंदर होती और डॉक्टर रितु सिंह अपने पद पे होती। अगर SC ST एक्ट, क्योंकि SC ST एक्ट के अंदर FIR हुई है इन पे और चार्जशीट तक हो गई है इसी कोर्ट में, इसी दिल्ली अमित शाही पुलिस ने चार्जशीट जमा करवाई है। तो आप मुझे कह रहे हैं ना कि ये प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है, मैं आपको बता दूं। ये बेड देख रहे हैं, ये गद्दे, ये मेरे समाज के दिए हुए हैं। ये बेड जो देख रहे हैं, ये समाज के। ये ग्रीन कारपेट देख रहे हैं, ये समाज लेकर आया। ये टाइल्स देख रहे हैं, प्रोफेसर साहब के घर से आया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ये रतनलाल साहब के घर से आया। ये टेंट आप देख रहे हैं, ये हमारी जो रिटायर ऑफिसर्स हैं वो टेंट्स ला के गए हैं। तो समाज मेरा ऐसा नहीं है। ये लाइट्स आप देख रहे हैं नीली, तो वो एडवोकेट बेनीवाल सामने बैठे कैमरा कर सकते हैं, ये नीली लाइटें उनकी लगाई हुई हैं कि यूनिवर्सिटी का भगवाकरण नहीं होने दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को नीला किया जाएगा। जो बाबा साहब का रंग था, नीला रंग प्रतीक था वास्टनेस का, कि उसमें सब समा सकते हैं, तो इसीलिए नीला किया है। कि सिर्फ एक की नहीं, एक की विचारधारा, एक का तंत्र नहीं होगा, ये लोकतंत्र है। सबकी बात की जाएगी, समानता की बात की जाएगी। और आपने मुझसे मंदिर की बात करी, मैं आपको बताती हूँ, अगर इनको मंदिर में जाके खुशी मिलती है, इनको मस्जिद में जाके खुशी मिलती है, तो ये इनका संवैधानिक अधिकार है। आई एम नो वन टू से, बट यू कैन नॉट फोर्स मी कि अगर ये जा रहा है तो तू भी जा, अगर इसके लिए दिए जलाए जा रहे हैं तो तू ही जबरदस्ती जलाने, तो तेरा गला काट दिया जाएगा। यू कैन नॉट फोर्स मी, वो मेरा अधिकार है, दैट्स माई राइट टू, मेरा फ्रीडम का अधिकार है। मैं जो करना चाहती हूँ मेरी मर्जी है। तो अगर इसको अधिकार है करने का, तो मुझे भी अधिकार है। मैं नहीं मानती तो नहीं। सवाल है कि हमने देखा कि महिला पहलवानों ने किस तरीके से आंदोलन किया, आंदोलन खत्म करा दिया गया। आप भी आंदोलन बैठी हुई हैं, और साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को इंसाफ नहीं मिला। साक्षी मलिक ने संन्यास ले लिया कुश्ती से, और फिर इसके बाद विनेश फोगाट ने अपना अवार्ड वापस कर दिया। देखो, उनका दर्द बहुत ज़्यादा है,
वो जो दर्द है वो बिल्कुल सही है कि उनको सुनवाई नहीं हुई इस टाइम पे जिस टाइम पे न्याय मिलना चाहिए था। बट मैं उसके साथ ये भी कहूँगी कि एज ए रैशनल थिंकर अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो उनको क्विट नहीं करना चाहिए था। ऐसे तो मेरे को वो तो 40 दिन के करीब कुछ धरने पे बैठे थे या पता नहीं कितने दिन, मुझे जो मोटा मोटा याद है 35 दिन। तो मैं तो 126 दिन से बैठी हूँ, तो मुझे तो हार जाना चाहिए, मुझे तो उठ जाना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो स्पोर्ट्समैन है। पूरा देश आपसे कुछ मांगता है कि आपको देख ले, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ कितनों के बलात्कार होते होंगे, कितनों के साथ ऐसी ऐसी चीजें होती होगी जिनके हक अधिकार उनके पास नहीं है, उनके साथ सिचुएशन ऐसी होगी, उनको तो हार जाना चाहिए, उनको तो पीछे हट जाना चाहिए, उनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए। तो अगर वो पहलवान है, वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, आप गिरते उठते संभलते हो फिर लड़ते हो। आपको कायम रखना था वो धरना, आपको लड़ना था, आपको पीछे नहीं हटना था। तो यही था ना, आपको ये करके दिखाना था। तो मुझे ये लग रहा है कि उनको रिवाइव करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना चाहिए, दोबारा धरने पे आना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए कि आज ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लड़ रही, मैं अपनी दलित समाज की बेटी डॉक्टर रितु के लिए भी लड़ूंगी, मैं उस महिला के लिए भी लड़ूंगी जिसका रेप हो, जिसका शोषण हो रहा है। हर महिलाएं आ जाओ साथ, भारत की महिलाएं सब एक दूसरे का साथ देते हैं, लड़ते हैं, हम एक के लिए नहीं लड़ रहे। तब देखो पूरा, क्योंकि उनको पूरे भारत का सपोर्ट मिला था, उनको पूरे भारत का सपोर्ट ऐसा मिला था कि सारा भारत उनके साथ था। तो मुझे लगता है कि ऐसे उनको ये काम करना चाहिए था और सबको साथ आना चाहिए था। और ये बहुत प्राइड की बात होती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहती हूँ क्योंकि बहुत पॉपुलर चैनल है, सब देखते हैं। मैं नेशनल दस्तक से अपील करती हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर दिखाएं कि अगर पहलवान बेटियां देख रही हूँ तो भाई हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दलित समाज, आप तो यहाँ पे नहीं आए, मैं तो आपके लिए चल के आई थी। आप भारत का प्राइड है, मान सम्मान है हमारा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन फिलहाल खैर आपको शायद जैसे बाकियों को नहीं दिखा, दलित की बेटी भारत की बेटी, हो सकता है आपको भी नहीं दिखा हो, लेकिन ये भारत की बेटी कहती है कि इसके अंदर बहुत हिम्मत, बहुत जज्बा है। 126 दिन से लड़ी हूँ, आपकी लड़ाई भी लड़ूंगी। आप एक कदम चल के आओ, 99 कदम मैं चल के आऊंगी, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको भी इंसाफ दिलवाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। कब तक इंसाफ मिल जाएगा आपको? और आप कहते हैं कि नौकरी नहीं इंसाफ चाहिए, तो किस प्रकार का, हाँ नौकरी न्याय चाहिए, किस प्रकार का इंसाफ, किस प्रकार का न्याय? ये जेल के अंदर हो, रजिस्ट्रार जेल के अंदर हो, जितने हमारे लोगों को, जो आप यकीन नहीं मानेंगे अगर आप उनका दर्द सुनेंगे ना। मैं आपको कहती हूँ नवीन जी, एक स्टोरी कीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय पे, आपका दिल फूट फूट के नहीं रोया ना। किसी के घर पे एक कमाने वाला इंसान है और वो 14 साल से पढ़ा रहा है और उसने यहीं से पीएचडी की, 7 साल पीएचडी के जोड़ लीजिए, 5-7 साल, उसके बाद 2 साल एमए के जोड़ लीजिए, एमफिल के जोड़ लीजिए, जिसने 22-25 साल इस यूनिवर्सिटी में रहा है और 14-14 साल से पढ़ा रहा है और एक ही इंसान घर पे कमाने वाला है, उसको इन्होंने निकाल दिया क्योंकि 2011 के बाद से, 10 के बाद से इस यूनिवर्सिटी में कोई परमानेंट नहीं हुआ था। जगदम से परमानेंट अपॉइंटमेंट्स निकली और धड़ाधड़, इनको समझ में नहीं आ रहा कि रहेंगे हम या नहीं रहेंगे, फटाफट अपने लोगों को भर दो। मूर्खों की जमात छोटी छोटी यूनिवर्सिटी से उठा के, जिनका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं, उनको परमानेंट किया और 15-15, 14-14, 22-22, 23-23 साल से पढ़ाने वाले लोगों को हटा दिया। और किसी की उम्र 40 है, किसी की उम्र 45 है, किसी की 50 है, कौन नौकरी देगा उन्हें? कहाँ उनके साथ इंसाफ होगा? कहाँ जाएंगे वो लोग? इस यूनिवर्सिटी में ये करप्शन हो रहा है जिसमें सविता रॉय जैसी गुंडी महिलाएं शामिल हैं, जिसमें वाइस चांसलर शामिल है, जिसमें रजिस्ट्रार शामिल, और ये चल रहा है। ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, आपको मनोज झा जी सांसद जब मेरे मंच पे आए थे थोड़े दिन पहले, उन्होंने, वो भी प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय, उन्होंने एक वाक्य शेयर किया कि यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ा नहीं रहे, जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, जिनको अपॉइंट किया आरएसएस के, जो मूर्ख आए हैं। तो उनसे स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्लास नहीं लेते सर, पढ़ाने नहीं आ रहे। तो किसी ने सवाल किया कि भाई क्लास क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा कि भाई पैसा भी दे और पढ़ाएं भी। ये तो नहीं कहा था, हमें तो पैसा दिया था नौकरी के लिए, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया था। आप ये सोचिए, ये स्टैंडर्ड इन्होंने यूनिवर्सिटी में फिक्स किया है, बर्बाद करके रख दिया आरएसएस ने हमारी यूनिवर्सिटी को, संघियों ने। हम बचाए ना। तो आप एक स्टोरी कीजिए, आपको पता चलेगा कि डॉक्टर रितु उनके न्याय के लिए लड़ रही है जिनको निकाल दिया गया, वो डर के पीछे चुप होकर बैठ के। लेकिन मैं फिर भी अपील करती हूँ कि एक कदम चल के आओ। हम 99 कदम आगे होके छाती पे आपके लिए डंडे खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन आपको नहीं कुछ होने देंगे, आपके लिए जेल भी जाएंगे, लेकिन आप लड़ने के लिए आओ। अगले कुछ सालों में डीयू खत्म होने वाला है, पढ़ाई के हिसाब से पढ़ाई खत्म होने वाली है। डीयू तो गया, जैसे जेएनयू खत्म किया वैसे डीयू की बारी है, लेकिन नहीं खत्म होने देंगे, क्योंकि वहाँ की क्रांति का मुझे पता नहीं, यहाँ तो नीले झंडे के तले क्रांति हो रही है। बचाएंगे अपने विश्वविद्यालयों को, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे सपना देखते हैं ऐसे विश्वविद्यालयों में जाके पढ़ने का, तो हम क्या खत्म होने देंगे इसको? इसलिए ये आंदोलन है। समझे आप न्याय की परिभाषा? ये आंदोलन उस गरीब मजबूर के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो स्वर्ण जाति का क्यों ना हो, लेकिन उसके भी अधिकार की बात ये आंदोलन करेगा। लेकिन तमाम लोग भूल जाते हैं कि डॉक्टर रितु को निकाला क्यों गया था, उन्हें एक बार रिवाइंड करा दीजिए आप। डॉक्टर रितु को निकाला गया आवाज उठाने के लिए, अम्बेडकर की बात करने के लिए। डॉक्टर रितु को निकाला गया सीएनआरसी में, जब मजलूमों के साथ खड़ी हुई, उनकी आवाज करी कि पर्चे, कागज नहीं दिखाए जाएंगे,
उसके लिए निकाला गया। डॉक्टर रितु को निकाला गया किसानों की मजबूत आवाज बनने के लिए डॉक्टर रितु को निकाला गया। डॉक्टर रितु को निकाला गया कि अम्बेडकर की बात नहीं करनी, जंतर मंतर पर संविधान की बचाने की जो रैली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, दलितों की बात नहीं करनी, गुलाम बनना है। जो आरएसएस की प्रिंसिपल कहे जी जी यस मैम करना है, वो काले को गोरा कहे तो गोरा कहना है, गोरे को काला कहे, सफेद को काला कहे तो वो कहना है, इसलिए निकाला गया। क्योंकि डॉक्टर रितु उनको दलित जैसी दिखी नहीं। उनकी नजरों में दलित की परिभाषा है मुंह पे मिट्टी, हाथ में गोबर लगे हो और कपड़े फटे हुए हो तो आप दलित कहलाए जाओगे, और जी हुजूरी करो, सर ऐसे रहे ऊपर ना उठे तो आपका स्वागत है, और बुक्का गैंग बनकर हो कि हरे को बुक्के दो। तो वो डॉक्टर रितु के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं थी, वो क्वालिटीज मेरे अंदर नहीं थी। और मेरे लिहाजे में जैसे वो कहते हैं साहब कि जी हुजूरी नहीं थी, यस मैम यस सर नहीं था, इसलिए ये सजा डॉक्टर रितु की। और इन्होंने क्या किया, फर्जी दस्तावेज मुझे निकालने के लिए जब मैं कोर्ट गई, कोर्ट का दरवाजा खटकाया कि बिना किसी आरोप के, बिना किसी गलती के, बिना किसी चीज़ के मुझे निकाला, बिना किसी शोकॉज नोटिस दिए, और मेरी पोस्ट एडवर्टाइज करके उसको इंटरव्यू के लिए रख दी कि दूसरा बंदा है इंटरव्यू दो। एमएचआरडी की साहब गाइडलाइंस थी कि आप किसी एडहॉक के डॉक से रिप्लेस रिमूव नहीं कर सकते कोविड के टाइम पे, इसने वो भी फ्लाउट की गाइडलाइंस, तब भी मुझे निकाला। तो कोर्ट में एक झूठी चिट्ठी लगाई, 35 बच्चों के सिग्नेचर करके लगाए, वो सब पकड़े गए। इसीलिए चार्जशीट जमा है कि वो फ्रॉड जो 35 बच्चे लगाए थे वो पूरे कॉलेज के अंदर ही नहीं है, उस नाम का कोई बच्चा ना मेरा पढ़ाया हुआ, तो वो अभी भी कार्यरत कुर्सी पे है। प्रोफेसर रतन लाल पेफरवी तो अरेस्ट कर लिया इसी डीसीपी ने, और यही डीसीपी उसे अरेस्ट नहीं कर रहा। उन्होंने विदेश जाना था और उनका विदेश का वीजा कैंसिल करवा दिया, और ये विदेश घूम रही है, अभी ये क्रिमिनल विदेश घूम रही है। तो सोचिए, दो तरीके के कानून चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और इस सरकार के राज में, एक दलितों के लिए अलग और सवर्णों के लिए अलग। सवर्ण भी वो जो ऐसे गुंडे सवर। लेकिन कह रहे हैं कि तमाम आंदोलन जीवी इसमें आ रहे हैं, इसमें कलीम शेख जैसे लोग हैं, जहां आंदोलन होता है ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं। ये आंदोलन जीवी नहीं है, आंदोलनकारी है। आंदोलन जीवी वो होते हैं जो फोकड़ की खाते हैं, ये लोग मेहनतकश लोग हैं, अपना सब कुछ जान पर लुटाकर ये लोग जेल भी जाते हैं। किसके लिए? समाज के लिए। इनको समाज का दर्द है तो ये सड़कों पे आते हैं। आंदोलन जीवी वो लोग बनाते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मीडिया में बक 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 करनी है, 24 घंटे आपका राज दिखाएगा वो जो मोदी की गोदी में बैठा है मीडिया। अगर ये आंदोलन जीवी होते तो अपने घर पे होते, और ये आंदोलन जीवी होते अपॉर्चुनिटी। ये आज दलित बेटी बहन का हक अधिकार की लड़ाई है, उसके साथ सड़क पे ठंड में आकर बैठे, और इतनी दूर से जब इन्होंने देखा मैं कंबल में यहाँ बैठ के खुद खाना बना रही हूँ, तो भाई वहां से उठ के आए। बाकी भाई इस बात का जवाब दे। जिंदगी चल कैसे रही मैम आपकी? भाई ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? घर के अंदर डर के बैठ जाओगे और गुलामी स्वीकार कर लोगे तो जिंदगी चलेगी? ठंड में, कड़कड़ाई ठंड में बैठना तो बड़ा मुश्किल है। आइडियाज आर वेरी हॉट, आइडियाज बहुत गर्म है हमारा जो जज्बा है, जो हौसला है वो इतना गर्म है कि हमें ठंड नहीं लगने देता। हम एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की हिम्मत बन के दिन काटते हैं, ठंड काटते हैं। लिटरली बहुत मुश्किल है ये रास्ता, लेकिन इसके सिवा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम इन कांटों पे नहीं चले तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। वी हैव टू वॉक ऐसे रास्तों पे अपने समाज का आने वाला पीढ़ियों का भविष्य बचाने के लिए। आपके हाथ में ये माइक रहे इस चीज़ को बचाने के लिए, और आप मुझे ऐसे कवर कर सकें, इस आवाज़ को बचाने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा। ठंड, गर्मी, धूप सब झेलना पड़ेगा। बिना इंसाफ के उठने वाली नहीं है। नहीं जी नहीं, मतलब ही नहीं बनता। आप देख लेना, आप भी आओ मैं भी आऊँ। किसानों का आंदोलन चला 13 महीने, उससे लंबा खींचेगा या उसके पहले इंसाफ मिल जाएगा? देखो क्या होता है, वो स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है हमारी। हम टाइम बाय टाइम अपने प्रदर्शन करते रहेंगे, 13 महीने भी चला तो भी यहीं बैठेंगे। कलीम भाई, मेरा सवाल आपसे है, एक बात बताइए कि आपको आंदोलन जीवी कहा जाता है, जहाँ आंदोलन होता है वहीं पहुँच जाते हैं, मुझे कहाँ से फंड वगैरह आता है? मुझे इस बात का पहली बात तो फक्र है कि मुझे आंदोलन जीवी तो कहा जा रहा है, कैमरा जीवी तो नहीं हूँ मैं। कैमरा जीवी तो अपने सामने किसी को आने पर भी ऐसे धकिया देता है, हट मेरा फोटो आने दे, तो मैं आंदोलन जीवी हूँ। उन्होंने ही कहा कि आंदोलन जीवी, उन्होंने ही शब्द दिया है। हाँ, तो मैं उस कैमरा जीवी को संदेश दे रहा हूँ ना आपके माध्यम से कि मैं आंदोलन जीवी तो मुझे कबूल है, कैमरा जीवी तो नहीं। मैं किसी को धकियाता तो नहीं हूँ कि हट मेरा फोटो आने दे। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे आप लोग? जब तक, देखिए डॉक्टर रितु भी तो हमारी बहन है। अभी 2-3 दिन पहले इनसे मेरी बात हुई थी, ठंड में ये ठिठुर रही थी। मैंने देखा, हम तो पहले से जुड़े हुए हैं, हम स्टार्ट से जुड़े हुए हैं, और हर उस बहन के साथ भारत की जिसके साथ अन्याय हो, हर उस भाई के साथ। हम 140 करोड़ हैं और हम भाई एक दूसरे के हैं, भाई बहन हैं। जिसके साथ नाइंसाफी होगा हम उसके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। कलीम भाई, इनको बताओ ना, यहाँ पे कौन डोनेशन दे रहा है? यहाँ पे कोई किसी से चंदा नहीं करता। डोनेशन जो है अडानी दे रहा है, अंबानी दे रहा है, मोदी को, हमको भी दे रहा है। जांच कराओ, कितना रुपया आ गया? यही तो मैं जांच कराओ। अडानी से अभी डोनेशन मिला है, ये देखिए पीछे बैनर लगा, अडानी ने छपवाया है। अब जांच करवाओ इसकी। तंज कस रहे हैं। अच्छा, तंज क्या कस रहे हैं भाई? तंज हम नहीं कसते हैं।
अभी आपने दिए की बात बोले थे, ये बताइए कि देश के गरीबों के घर का दिया बुझा कर अयोध्या में दिया जलवा रहे हो, तुमसे बड़ा नालायक कौन है निकम्मा? घर का दिया बुझा रहे हो तुम गरीबों का, देश के, उसमें भी जब आज देखो अभी कचरा चुनने वाली 2 दिन पहले अभी राजस्थान में रेप कर दिया गया, गैंग रेप। अभी अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले सरकार आई, नया नाम रामराज स्थापित हुआ और एक कचरा चुनने वाली युवती का गैंग रेप हो गया। बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? भगवान राम का मंदिर बन गया, पक्के मकान में जा रहे हैं, भव्य मंदिर बन गया, आपको दिक्कत है, आपत्ति है? पक्के मकान में भगवान जा रहे हैं? अबे ये तब बेवकूफ़ी है। भगवान कहाँ होते हैं? मन एक मंदिर और मन में बसे भगवान। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर रितु दलित हैं, बहुजन हैं, उस आंदोलन में कलीम शेख का क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। हम बहुजन हैं। हम मूल निवासी इस देश के क्या है, और जो इस देश के नहीं उनका डीएनए चेक करा के उन्हें भगाओ यहाँ से। और डॉक्टर रितु की जहाँ पे सवाल आती है, तो यार बहन के लिए भाई नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? अरे वाह, क्या बात, थैंक यू भाई। चलिए, बहन के लिए भाई नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? और डॉक्टर रितु कह रही हैं कि बिना इंसाफ लिए यहाँ से उठने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।